हेलो एवरीवन, रेवाड़ी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके की क्लास में पढ़ेंगे हरियाणा का वर्तमान मंत्रिमंडल। ठीक है, तो हरियाणा के वर्तमान मंत्रिमंडल की बात करें तो आपको पता है इससे पहले हम हरियाणा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हरियाणा की विधानसभा, ये सारे टॉपिक कर चुके हैं। तो आप लास्ट वीडियो में देखोगे, आपको मिल जाएंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हरियाणा का वर्तमान मंत्रिमंडल। भाई हरियाणा में 2019 में लास्ट विधानसभा के चुनाव हुए थे, 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 2019 में। और आपको पता है उस 2019 के चुनाव में अब की बार अकेली कोई पार्टी ऐसी नहीं आई जिसे बहुमत मिला हो। अब की बार गठबंधन की सरकार है जिसमें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायक, इन सब ने मिलके हरियाणा में अब की बार सरकार बनाई। तो इसका मतलब हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है उसमें भी अब की बार भागीदारी बीजेपी की भी रही होगी और जेजेपी की भी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। तो भाई अगर कोई दो पार्टियां आपस में गठबंधन करेगी तो वो इसी मुद्दे को लेकर करेगी कि भाई कौन कौन इसमें मुख्यमंत्री कौन रहेगा, उप मुख्यमंत्री कौन रहेगा, या कैबिनेट मंत्री का दर्जा किसे मिलेगा। इन सारी बातों को के ऊपर जब सहमति बन जाती है उसके बाद ये सरकार बनती है। तो हम बात करेंगे हरियाणा का वर्तमान मंत्रिमंडल, जिससे एक क्वेश्चन लगभग आने वाले आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा। तो हरियाणा का जो वर्तमान मंत्रिमंडल है उसके बारे में अब हम जिक्र करेंगे। ध्यान से बात समझनी है। देखो आपको पता है हरियाणा में कुल विधानसभा सीटें 90 है। हरियाणा में कुल विधानसभा सीट जो है, कुल विधानसभा सीट हरियाणा में कुल विधानसभा सीट है 90। अब इन 90 सीटों पर चुनाव कराया जाता है। इन 90 सीटों पर चुनाव हुआ कब? 2019 में, है ना। तो 2019 में 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए। 2019 में 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए। जो 14वीं विधानसभा, इससे पहले हरियाणा में 13 विधानसभा हम सारी पढ़ चुके। पहली विधानसभा 66 से 67 तक, दूसरी 67 से 67 नवंबर तक ही रही, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर तीसरी आई 68 से 72 तक, फिर चौथी आई, ऐसे वो सारे हम डिस्कस कर चुके। तो ये 2019 में जो लास्ट हरियाणा में चुनाव हुए थे ये भाई 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। अब ये चलेगा 2024 तक अगर सरकार सही तरीके से चलती रहती है, मतलब बीच में अगर कोई ऐसा ना हो कि सरकार का गठबंधन टूट जाए या अन्य कोई कारण, तो ये सरकार 2019 के चुनाव 2024 तक मान्य रहेंगे। तो 2019 में हरियाणा में 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए। मतलब कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 90 सीटों पर। और इन 90 सीटों में से यानी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं हुई जिसने बहुमत प्राप्त किया हो। तो अब की बार बहुमत प्राप्त नहीं किया तो सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना पड़ा, और ये गठबंधन किया बीजेपी और जेजेपी ने। अब देखो इन 90 सीटों में से, ये जो 90 सीटें हैं, इन 90 सीटों में से 12 विधायक को मंत्री बनाया गया। 12 जो विधायक थे उनको मंत्री बनाया गया। इन 12 में से भाई 12 जो विधायक थे इन 12 को मंत्री बनाया गया। 12 में से 8 को बनाया गया कैबिनेट मंत्री, 8 को कैबिनेट मंत्री, और 4 को बनाया गया राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री क्या होता है, यानी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, ये आप नेशनल जीके में पढ़ते हो। हम यहाँ पे ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं ज़्यादा टाइम इसमें चला जाएगा। तो 90 में से 12 विधायक ऐसे हैं जिनको मंत्री बनाया गया। इनमें से 8 कैबिनेट मंत्री बने और 4 राज्य मंत्री बने। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो सरकार है वो बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की है। तो इसका मतलब 12 ये जो मंत्री हैं इसमें से बीजेपी का भी हिस्सा है, इसमें जेजेपी के भी हैं और इसमें इंडिपेंडेंट भी है। तो देखो 12 में से इंडिपेंडेंट तो केवल एक है, रणजीत सिंह चौटाला, वो बताएंगे आपको, कैबिनेट मिनिस्टर है। इसके अलावा जेजेपी के 2 मंत्री हैं, एक तो दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के संस्थापक भी रहे हैं और जेजेपी के वर्तमान प्रमुख भी वही है। तो जेजेपी और बीजेपी के हैं 9। तो टोटल है भाई हमारे पास 12। तो आप देखोगे 9 तो बीजेपी के है सबसे ज़्यादा। जेजेपी ने 10 ही सीटों का समर्थन दिया था, 10 सीटें जीती थी, तो इनके 10 में से 2 मंत्री बनाए गए। और निर्दलीय जो है वो कितना मंत्री बना? 1। तो टोटल कितने बने? 12। ठीक है, अब हरियाणा की जो 90 सीटें थी उसमें से 81 सीटों पर तो जीते थे पुरुष, ठीक है, और 1 सीट पर जीती थी, 9 सीट पर जीती थी महिला। 81 सीटों पे तो जीते थे पुरुष और 9 जीती थी महिला। तो इन 9 महिलाओं में से एक महिला कमलेश ढांडा को भी
मिनिस्ट्री का पद मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई आपसे पूछ ले, देखो अब तक के क्वेश्चन रिपीट करें भाई, हरियाणा का वर्तमान मंत्रिमंडल जो है वो 14वीं विधानसभा का है। 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके ब्याह पर जो बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय ने मिलकर सरकार बनाई है, उसमें से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। 90 में से 12 मंत्री रखे हैं, जिसमें से आप कहोगे कि सर 11 जो है वो पुरुष है और 1 महिला है। 11 मंत्री पुरुष है और 1 मंत्री महिला है। अगर हम कैबिनेट राज्य पे देखें तो 8 और 4 का है। अगर बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय का देखोगे तो 9, 2, 1, 12 और 1 महिला है और 11 पुरुष है, तो 11 और 1 भी कितने हो गए? 12। तो ये आपको तीनों तरीके से आवंटन बता दिया। 90 सीटों में से 9 महिला विधायक है, 81 पुरुष विधायक है, ये भी आपको पता है। क्लियर बात है? तो यहाँ तक की चीजें सभी को क्लियर है। अब आते हैं भाई, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछता ही है कि भाई हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौन है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो अब उन सबको और एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। अब तो ये यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आगे। तो फटाफट अब सब इधर ध्यान देंगे, देखो इधर। तो ये हमारे पास आ गया इनसे रिलेटेड बातें। अब आ जाओ कि कौन से व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। तो भाई मंत्री तो आपको पता है सिर्फ 12 ही हैं, तो 12 मंत्री हैं और मंत्रालय तो सरकार में बहुत सारे होते हैं, तो मतलब काफ़ी सारे मंत्री ऐसे हैं जिनको एक से अधिक मंत्रालय दिए गए हैं। तो अब किस किस के पास कौन कौन सा मंत्रालय है वो एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुख्यमंत्री यानी मनोहर लाल खट्टर के बारे में। तो सबसे पहला लिखो मनोहर लाल खट्टर। सबसे पहला है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है भाई, मनोहर लाल खट्टर। तो इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आएगा कि भाई कौन सा मंत्री की विधानसभा सीट कौन सी। भाई 90 के 90 तो याद रखोगे नहीं, आपको जो कैबिनेट मिनिस्टर है कम से कम 12, उनका विधानसभा क्षेत्र तो याद रखना ही रखना पड़ेगा। तो जो आपके 12 मंत्रिमंडल में सम्मिलित विधायक है उनका आपको विधानसभा क्षेत्र और उनका मंत्रालय दोनों याद रखने हैं। तो सबसे पहला लिखो मनोहर लाल खट्टर। अब मनोहर लाल खट्टर आपको पता है कि हरियाणा के क्या हैं? मुख्यमंत्री। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है इनका? तो विधानसभा क्षेत्र है करनाल, इसीलिए तो हम करनाल को सीएम सिटी भी कहते हैं। तो विधानसभा क्षेत्र इनका करनाल है और ये बीजेपी पार्टी से है, क्योंकि पार्टी भी 3 हो गए ना भाई, बीजेपी, जेजेपी और इंडिपेंडेंट। तो ये बीजेपी पार्टी के हैं क्योंकि ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती। और मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है इनका? तो विधानसभा क्षेत्र है करनाल। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो सबसे बड़ी बात तो ये मुख्यमंत्री हैं। पहला तो ये याद रखना है कि ये मुख्यमंत्री है और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब की बार एक दूसरा इंपॉर्टेंट मंत्रालय वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। वित्त मंत्री भी ये खुद ही है, मुख्यमंत्री भी है और वित्त मंत्री है, मतलब पैसों का लेन देन भी इसके पास। अब वित्त मंत्री है तो ध्यान रखना, अब वित्त मंत्री मतलब जिसके पास पैसे हैं। अब पैसे जिसके पास हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ही आगे के काम पर कोई भी योजना बना सकता है। अब भाई हमें गांव में विकास करना है या शहर में विकास करना है या नगर में विकास करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसे। और पैसे का लेखा जोखा किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। तो इन्हीं के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है नगर व ग्राम आयोजन मंत्रालय। नगर व ग्राम आयोजन मंत्रालय, नगर व ग्राम आयोजन मंत्रालय, ये भी इन्हीं के पास है, ठीक है। इसके अलावा शहरी संपदा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। शहरी संपदा मंत्रालय, तो अगर पूछ ले शहरी संपदा मंत्रालय, तो शहरी संपदा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। उसके बाद इनके पास जन स्वास्थ्य मंत्रालय है, सिंचाई व जल संसाधन मंत्रालय है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विजय, ये जन स्वास्थ्य अलग है, जो पिछली बार बनवारी लाल के पास था। ये है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रालय, ये भी इनके पास है। जल व सिंचाई मंत्रालय, जल व सिंचाई मंत्रालय। भाई मैं फिर कह रहा हूं, आप खुद ये देखो कि जब मुख्यमंत्री जो है वो ही अगर वित्त मंत्री है, फाइनेंस का काम उसके पास है, तो भाई गांव
नगर कोई भी बसाना है तो पैसे चाहिए, तो वो भी इनके पास है। शहरी संपदा जो गांव और शहरों की संपदा है वो मंत्रालय भी है। जन स्वास्थ्य मतलब लोगों के स्वास्थ्य का जो ध्यान रखना है उसमें भी भाई पैसे, सरकार कोई स्कीम निकालेगी तो पैसे तो चाहिए ही चाहिए, तो वो इनके पास है। ठीक है, जल व सिंचाई, भाई जल की आपूर्ति जो करनी है उसकी में भी पैसे सारे लगेंगे, वो भी इनके पास है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। लोक संपर्क और भाषाएं मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। एक तो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, सूचना और जनसंपर्क, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सूचना और जनसंपर्क मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, जनसंपर्क और भाषा, जनसंपर्क और भाषाएं, ये मंत्रालय भी जो है वो मनोहर लाल खट्टर के पास है। इसके अलावा इनके पास है पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, इनके अलावा इनके पास एक है सामान्य प्रशासन मंत्रालय और गुप्तचर विभाग, सामान्य प्रशासन मंत्रालय। सामान्य प्रशासन तो सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री है तो प्रशासन का काम इन्हीं के हाथ में, सामान्य प्रशासन मंत्रालय। और एक जो गुप्तचर विभाग है, ये गुप्तचर विभाग भाई लगभग उनके पास होता है जो गृह मंत्री हैं, यानी जिसके पास पुलिस की पावर है। लेकिन अब की बार ये गुप्तचर विभाग, गृह मंत्री तो अनिल विज है लेकिन उनको गुप्तचर विभाग नहीं मिला, अब की बार गुप्तचर विभाग मनोहर लाल खट्टर ने अपने पास रखा है, तो ये इनके पास है। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, ये मंत्रालय इनके हैं। एक और याद रखना है, न्याय प्रशासन और आवास मंत्रालय, न्याय प्रशासन और आवास मंत्रालय और आवास मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय किसके पास हैं? मनोहर लाल खट्टर के पास। तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, करनाल से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, मुख्यमंत्री खुद हैं, दूसरा वित्त मंत्री भी ये खुद हैं, और नगर व ग्राम आयोजन मंत्रालय इनके पास है, शहरी संपदा मंत्रालय, जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिक मंत्रालय, सिंचाई व जल मंत्रालय, सूचना जनसंपर्क और भाषाएं मंत्रालय, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सामान्य प्रशासन है ना, और गुप्तचर विभाग, ये सारे इन्हीं के पास हैं। तो ये किस पार्टी से है? यहाँ तक सबको दिख रहा है ना लास्ट तक? तो ये किस पार्टी से है? तो ध्यान रखना है, ये बीजेपी से। तो पहले थे हमारे पास मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पे। तो फर्स्ट थे मनोहर लाल खट्टर, अब आ जाओ दूसरे नंबर पे। तो दूसरे हमारे पास है दुष्यंत चौटाला। दूसरे नंबर पे जो है वो है भाई दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला। ठीक है, अब दुष्यंत चौटाला के बारे में आपको पता है कि एक तो दुष्यंत चौटाला जो है उनका विधानसभा क्षेत्र है उचाना, और उचाना कहाँ पड़ता है? तो उचाना पड़ता है जींद में। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? उचाना, और उचाना विधानसभा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? जींद में। ये किस पार्टी से है? तो दूसरी जो सहयोगी पार्टी है वो जेजेपी है। भाई ज्यादा सीटें तो बीजेपी के पास थी, तो उन्होंने तो अपना मुख्यमंत्री बना दिया। 10 सीटों का समर्थन किसने दिया? जननायक जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 2018 को हुई। ठीक है, जिनका जो अध्यक्ष भी आप कह सकते हो और संस्थापक भी आप कह सकते हो दुष्यंत चौटाला खुद है। और दुष्यंत चौटाला जो है वो अब की बार किंग मेकर रहे, मतलब सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान इनका रहा। तो दुष्यंत चौटाला उचाना से विधायक है और कौन सी पार्टी से है? जेजेपी। तो इन्होंने कौन सा पद लिया? तो भाई मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर बने, तो ये बने उप मुख्यमंत्री, ये बने उप मुख्यमंत्री। अब आपको पता है उप मुख्यमंत्री तो वो ऐसा पद हो गया जो संवैधानिक तौर पर है नहीं, जिसकी अगर मुख्यमंत्री है तो कोई पावर नहीं है। तो साथ साथ इनको कुछ मंत्रालय दिए गए, कैबिनेट मंत्री भी ये बनाए गए। तो कौन कौन से मंत्रालय इनको दिए गए हैं? तो इनको ध्यान रखना, देखो वित्त मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, फिर कह रहा हूं वित्त मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, मतलब पैसे किस तरीके से खर्चने हैं या कितने पैसे हैं ये सारा ध्यान रखेंगे मनोहर लाल खट्टर। लेकिन वो पैसा इकट्ठा कैसे करना है, मतलब जैसे अब सरकार के पास पैसे कैसे आते हैं? टैक्स से। तो वो टैक्स कौन कौन सा है, कहां से टैक्स लेना है? तो उस टैक्सेशन डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। तो इनके पास विभाग है राजस्व व आपदा मंत्रालय। कौन सा है? राजस्व व आपदा मंत्रालय, राजस्व व आपदा मंत्रालय। एक तो ये है, दूसरा है आबकारी और काराधन, मतलब टैक्सेशन वाला है, आबकारी और काराधन मंत्रालय, आबकारी और
काराधन मंत्रालय, ये भी किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। इसके अलावा इनके पास है उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, ये भी एक बड़ा मंत्रालय है, उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय, क्योंकि हरियाणा में कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग का ही है, उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय। इसके अलावा इनके पास एक मंत्रालय है लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी वाला, ये भी इन्हीं के पास है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो है विकास और पंचायतें, विकास और पंचायतें, विकास और पंचायतें विभाग, पंचायतें विभाग। इनके अलावा इनके पास है जन आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्रालय, जन आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय। मतलब मनोहर लाल खट्टर के बाद वैसे तो हम कहेंगे कि भाई होम मिनिस्टर अनिल विज के पास पावर है क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, लेकिन इनके पास भी बड़े बड़े मंत्रालय हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये उप मुख्यमंत्री तो है ही है। इनके अलावा एक और है इनके पास श्रम व रोजगार मंत्रालय, और एक है श्रम व रोजगार मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय, ये अभी बताएंगे, आप वैसे भी याद रखोगे इनको। एक है पुनर्वास मंत्रालय और एक है चकबंदी मंत्रालय, चकबंदी मंत्रालय, ठीक है भाई। तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो मुख्यमंत्री के पास एक तो ये थे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री के पास एक तो टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट है, राजस्व व आपदा प्रबंधन, आबकारी और कराधान विभाग, चकबंदी, पुनर्वासी, सारे ऐसे हैं चकबंदी मंत्रालय जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिसमें अगर कोई आप रजिस्ट्री कराओगे तो भी पैसा आएगा, तो भी सरकार टैक्स लेगी। पुनर्वास, श्रम व रोजगार मंत्रालय, अब ये रोजगार वाले को आप उद्योग के साथ जोड़ सकते हो कि सरकार ने कुछ दिन पहले फैसला भी लिया था कि उद्योग में हरियाणा के जो व्यक्ति हैं, जो लोकल व्यक्ति, उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए, तो उस पर अभी भी उन्होंने फैसला भी दिया था और अब भी काफ़ी सारा काम चल रहा है। लोक निर्माण विभाग इनके पास है, उपभोक्ता मामले मंत्रालय और जन आपूर्ति मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, श्रम व रोजगार तो हो ही गया, पुनर्वास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो ये थे दूसरे दुष्यंत चौटाला, तो इनके ध्यान रहेंगे। ये कहाँ से है? उचाना से विधायक है, कौन सी पार्टी से है? जेजेपी पार्टी से, ठीक है। तो ये दूसरे थे हमारे पास उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे जो हैं वो हैं हरियाणा के सबसे पावरफुल, इनके बाद आप कहोगे तो बनेंगे अनिल विज। तीसरे नंबर पे हैं श्री अनिल विज, अनिल विज। अनिल विज भाई लगातार 6ठी बार विधायक चुने गए, कहाँ से? अंबाला कैंट से। कहाँ से चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं अंबाला कैंट से, ठीक है। किस पार्टी से है? तो ये बीजेपी पार्टी से ही है, ठीक है। अंबाला कैंट जो है वहाँ से लगातार 6ठी बार विधायक चुने गए हैं, पिछली बार भी ये मिनिस्टर थे और अब की बार भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं अनिल विज, ठीक है। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो इनके पास सबसे बड़ा मंत्रालय तो है गृह मंत्रालय। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो सबसे पहले आप याद रखोगे, एक तो इनके पास है गृह मंत्रालय, दूसरा इनके पास है स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी ये स्वास्थ्य मंत्री भी है और गृह मंत्री भी। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा के गृह मंत्री तो भी अनिल विज, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री तो भी अनिल विज। इसके बाद इनके पास चिकित्सक शिक्षा, इनके पास है चिकित्सक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा इनके पास है। आयुष मंत्रालय इनके पास है, आयुष मंत्रालय इन्हीं के पास है। तकनीकी शिक्षा मंत्रालय इन्हीं के पास है, तकनीकी शिक्षा मंत्रालय ये भी इन्हीं के पास है। अनुसंधान मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, अनुसंधान मंत्रालय जो है वो भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा इनके पास है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये इनके पास है। और एक इनके पास है शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय। तो अनिल विज के पास भाई कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो अनिल विज के पास एक तो अनिल विज सबसे बड़ा है गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है,
ठीक है। अब अम्बाड़ा कैंट से विधायक है और अम्बाड़ा को हम बोलते हैं हरियाणा की साइंटिफिक नगरी। तो जो साइंटिफिक सिटी अम्बाड़ा है तो मतलब विज्ञान यानी साइंस और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके पास है। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ही चिकित्सा, शिक्षा और आयुष, ये दोनों तो स्वास्थ्य से जुड़े हैं। आयुष कुरुक्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय खुलेगा, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, जो 5 अलग अलग विभागों में पीएचडी की डिग्री कराएगा। वो सारे आपको पता ही है, अलग अलग चिकित्सा पद्धति है उसमें। तो आयुष मंत्रालय, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान है तो विज्ञान, भाई विज्ञान जो अनुसंधान हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, इसके लिए तकनीकी शिक्षा की तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। कोई आर्ट वाला बच्चा थोड़ी आप ये कह दोगे कि कोई आर्ट का बच्चा है वो फिजिक्स में कोई इन्वेंशन कर देगा, नहीं। यानी तकनीकी शिक्षा है, साइंस से जुड़ी हुई शिक्षा है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, अनुसंधान, शहरी स्थानीय निकाय। और सबको पता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो नगर है, यानी एक तरीके से सबसे ज़्यादा शहर है या सबसे ज़्यादा नगर है, वो अम्बाड़ा ज़िले में ही है। और अम्बाड़ा से ही अनिल विज विधायक है, तो ये भी आपको याद रहेगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय भी किसके पास है? तो ये भी है अनिल विज के पास, ठीक है। अब उसके बाद अगले हैं कंवरपाल। उसके बाद चौथे नंबर पे हैं भाई कंवरपाल। कंवरपाल जो है वो ध्यान रखना है आपको, कहाँ से विधायक है? तो कंवरपाल विधायक है जगाधरी से। जगाधरी पड़ता है यमुनानगर में। ये वही जगाधरी है जो रेलवे कैरेज और वैगन वर्कशॉप के लिए विख्यात है ना। रेलवे कैरेज और वैगन वर्कशॉप है वो जगाधरी में ही है, ठीक है। ये भी बीजेपी से, ये भी किससे है? बीजेपी से। पिछली बार ये विधानसभा के अध्यक्ष थे और अब की बार इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो इनके पास जो मंत्रालय है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय इनके पास है शिक्षा मंत्रालय। तो ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, साथ ही साथ ये वन मंत्री भी हैं, वन मंत्री, साथ ही साथ ये पर्यटन मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी यही हैं। अब देखो, शिक्षा मंत्री है मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, वन मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, साथ ही साथ ये जो हैं वो संसदीय मामले मंत्रालय और कला व सांस्कृतिक मंत्रालय। संसदीय मामले मंत्रालय, कला व सांस्कृतिक मंत्रालय, कला व सांस्कृतिक मंत्रालय इन्हीं के पास है। अतिथि व सत्कार मंत्रालय ये भी इन्हीं के पास है। तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं भाई? तो ध्यान रखो, एक तो ये शिक्षा मंत्री मतलब पढ़ाई लिखाई से। अब पढ़ाए लिखे व्यक्ति को ही, मतलब समझदार व्यक्ति को ही संसद मामले सौंपा जाएगा। भाई सरकार चाहेगी कि हमारी सरकार कभी भी ना गिरे, हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे सरकार को भुगतना पड़े, तो वो उसी लिए संसदीय मामले मंत्रालय में पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है। पढ़ा लिखा आदमी है तो उसे पेड़ की अहमियत पता है, वो वन मंत्री है, वन हरियाणा में सबसे कम है, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही वन में कुछ वृद्धि कर सकता है। पर्यटन मंत्री है कि आदमी घूमने जाएगा तो या तो किसी हिल स्टेशन पे जाएगा, मतलब पेड़ पौधे वगैरह देखने जाएगा तो वन मंत्री, या फिर वो कला व संस्कृति की झलक देखने जाएगा। अगर भाई कहीं पर कोई पुराना गुंबद देखने जाएगा तो कला व संस्कृति से जुड़े हैं। और यही सत्कार, आतिथ्य व सत्कार मंत्रालय, घूमने से रिलेटेड पर्यटन की जब भी बात आएगी तो आतिथ्य भी करना पड़ेगा और सत्कार भी करना पड़ेगा। तो ये मंत्रालय भी किसके पास है? तो ये मंत्रालय भी है कंवरपाल के पास, ठीक है। उसके बाद अगला जो नाम है, हो गए यहाँ तक, ठीक है, दिख रहा है ना नीचे तक, ठीक है। तो ये था चौथा कंवरपाल। उसके बाद आ जाओ 5वें नंबर पे। 5वें जो हमारे पास है वो है मूलचंद शर्मा, ठीक है। कहाँ से विधायक है और कौन से मंत्रालय? अब इन्हीं में थे थोड़े ज़्यादा, अब तो सबके पास 2-2, 3-3 मंत्रालय हैं। अगला लिखो मूलचंद शर्मा, 4 हो गए ना, दुष्यंत चौटाला, अनिल विज, 4 हो गए। 5वां है मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा, ठीक है। मूलचंद शर्मा जो है, मूलचंद शर्मा कहाँ से विधायक है? तो मूलचंद शर्मा विधायक है बलरामगढ़ से। बलरामगढ़ जिसको बल्लभगढ़ भी कहते हैं ना, बल्लभगढ़ का नाम बदल के अब बलरामगढ़ किया गया है। कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है फरीदाबाद में। कौन सी पार्टी से? तो ये है बीजेपी से, ठीक है। मूलचंद शर्मा, पार्टी याद रखनी है इनकी, पार्टी कौन सी से है? बीजेपी से। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इनका विधानसभा क्षेत्र है बलरामगढ़, बलरामगढ़, या जिसको आप कहते हो बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ या बलरामगढ़। कहाँ पड़ता है? तो सबको पता है फरीदाबाद में पड़ता है। बल्लभगढ़ वही जगह है, ठीक है, फरीदाबाद की एक तहसील है, तो सबको पता है। इनके पास मंत्रालय कौन कौन से हैं? तो इनके पास मंत्रालय एक तो है परिवहन मंत्रालय, सबसे बड़ा जो मंत्रालय इनका डायरेक्ट आएगा वो आएगा परिवहन मंत्रालय,
परिवहन मंत्रालय, ये इनके पास है। दूसरा है भूगर्भ व खनन मंत्रालय, वो भी इन्हीं के पास है। भूविज्ञान व खान मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। भूविज्ञान व खान मंत्रालय, भूविज्ञान व खान मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तीसरा इनके पास जो मंत्रालय है वो है कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय। कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय। और एक मंत्रालय जो इनके पास है वो है भाई निर्वाचन मंत्रालय। एक कौन सा है? निर्वाचन मंत्रालय। निर्वाचन मंत्रालय। तो मूलचंद शर्मा के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो मूलचंद शर्मा के पास मंत्रालय में है भाई परिवहन मंत्रालय, निर्वाचन मंत्रालय, भूविज्ञान व खान मंत्रालय, कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय। उसके बाद अगला जो है हमारे पास 5वें के बाद 6ठे नंबर पे जो हमारे पास है वो है रणजीत सिंह चौटाला। 6ठे नंबर पे है रणजीत सिंह चौटाला। ठीक है। अब रणजीत सिंह चौटाला जो है, एक तो याद रखना है कि रणजीत सिंह चौटाला का विधानसभा क्षेत्र है रानिया, और ये रानिया विधानसभा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये रानिया विधानसभा क्षेत्र पड़ता है सिरसा में। दूसरा, ये इंडिपेंडेंट विधायक है, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, ना ये बीजेपी के हैं और ना ये जेजेपी के हैं, ये इंडिपेंडेंट विधायक है। इनके पास जो मंत्रालय है वो 2 प्रमुख मंत्रालय हैं। एक तो है विद्युत मंत्रालय, यानी बिजली मंत्री जिसको आप कहोगे, तो एक तो इनके पास है विद्युत मंत्रालय यानी बिजली मंत्रालय इनके पास है। दूसरा इनके पास है नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय, इसी से रिलेटेड है, आप ये समझ लो, नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय। ये 2 तो बिजली से रिलेटेड हो गए, एक तो नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय और एक विद्युत मंत्रालय। और तीसरा जो इनके पास है वो है कारागार मंत्रालय। कारागार मंत्रालय मतलब एक तो ये विद्युत मंत्री हैं, बिजली मंत्री है, एक जेल मंत्री है और नवीन ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो रणजीत सिंह चौटाला रानिया, और रानिया कहाँ पड़ता है? सिरसा में। इंडिपेंडेंट है ये, बीजेपी या जेजेपी से नहीं। हालांकि चौटाला परिवार पूरा इनेलो और जेजेपी में बटा हुआ है, लेकिन ये किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और इन्होंने जीत हासिल की थी। तो रणजीत सिंह चौटाला 6ठे नंबर। 7वें नंबर पे लिखो जयप्रकाश दलाल, या जिसको जेपी दलाल भी आप कहोगे, जयप्रकाश दलाल। जयप्रकाश दलाल जो है वो बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। इनका विधानसभा क्षेत्र है लोहारू, और लोहारू किस जिले में पड़ता है? तो लोहारू पड़ता है भिवानी में। ठीक है भाई। तो जयप्रकाश दलाल बीजेपी पार्टी से है और इनका विधानसभा क्षेत्र है लोहारू। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो इनके पास कृषि से जुड़े मंत्रालय हैं। एक तो इनके पास है कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, एक तो ये मंत्रालय इनके पास है। दूसरा कृषि से कौन सा जुड़ा हुआ है? पशुपालन मंत्रालय, तो वो भी इसी के पास है। दूसरा है पशुपालन व डेयरी विभाग, पशुपालन व डेयरी विभाग, ये भी इनके पास है। तीसरा है मत्स्य पालन, भाई ये भी तो कृषि से ही जुड़ा हुआ है, मत्स्य पालन विभाग, ये भी इनके पास है। और एक विभाग जो इनके पास इनसे अलग है वो विभाग है इनके पास विधायी मंत्रालय। एक विभाग कौन सा है? विधायी मंत्रालय, यानी विधि मंत्री की भी कहेंगे। तो हम कहेंगे भाई जयप्रकाश दलाल या जेपी दलाल बीजेपी से है, लोहारू भिवानी से। ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र है। कृषि से जुड़े हुए मंत्रालय हैं कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन व डेयरी विभाग मंत्रालय, मत्स्य पालन मंत्रालय और विधायी मंत्रालय। ये किसके पास है? तो ये है जेपी दलाल के पास। उसके बाद 7वें नंबर के बाद 8वें जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हमारे पास है। 8वें जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं वो रेवाड़ी जिले की बावड़ जो तहसील है, जो रिजर्व है, ठीक है ना, आरक्षित सीट है, उससे विधायक है डॉक्टर बनवारी लाल। और डॉक्टर बनवारी लाल बीजेपी पार्टी से,
पिछली बार भी ये जीते थे, पिछली बार इनको राज्य मंत्री बनाया गया था, अब की बार भी ये जीते हैं, अब की बार भी इनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो 8वें नंबर पे लिखो डॉक्टर बनवारी लाल, 8वें नंबर पे लिखो डॉक्टर बनवारी लाल। ठीक है, तो डॉक्टर बनवारी लाल जो है ये विधानसभा क्षेत्र कौन सा है इनका? बावल, विधानसभा क्षेत्र है बावल। बावल कहाँ पड़ता है? तो बावल पड़ता है रेवाड़ी में। ठीक है, बावल पड़ता है रेवाड़ी में। और किस पार्टी से हैं? तो ये हैं बीजेपी पार्टी से। ठीक है, बीजेपी से पिछली बार भी बावल से चुनाव जीते थे और अब की बार भी चुनाव जीते हैं। इनके पास मंत्रालय कौन कौन सा है? तो एक तो इनके पास है सहकारिता मंत्रालय, मतलब ये सहकारिता मंत्री हैं, सहकारिता मंत्रालय एक तो ये इनके पास है। और दूसरा मंत्रालय आपको ध्यान रहेगा कि भाई ये भी रिजर्व सीट से आते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी है SC और BC है ना, उनके मंत्री भी यही हैं। तो आप याद रखोगे अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, दो ही विभाग इनके पास है, ध्यान रखना है आपको। एक तो सहकारिता मंत्री हैं इंपॉर्टेंट, और दूसरा अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी इन्हीं के पास है। उसके बाद आ जाओ 9वें नंबर पे। तो ये 8 कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब राज्य मंत्री में 9वें नंबर पे आएंगे डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। 9वें नंबर पे है डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। इनका विधानसभा क्षेत्र है नारनौल, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? नारनौल। और नारनौल किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ अकेला जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में, यानी उसके नाम से ना होकर उसके नाम से बाहर है। तो महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल में। ठीक है, ये वही नारनौल है जो 3 तरफ से राजस्थान से घिरा है, 3 तरफ से राजस्थान से घिरा है। कौन सा? नारनौल। इनके जो मंत्री हैं उनके पास भी 2 प्रमुख विभाग है। एक तो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, और दूसरा इनके पास जो मंत्रालय है वो इंपॉर्टेंट है सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो डॉक्टर ओम प्रकाश यादव बीजेपी के ये विधायक हैं नारनौल महेंद्रगढ़ से। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय है, सैनिक व अर्धसैनिक, और इसका स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। दूसरी बात देखो, हरियाणा में पूरे इंडिया में सैनिकों के हिसाब से आप देखोगे तो हरियाणा देश में हमेशा से प्रथम है कि हरियाणा से बहुत सारे सिपाही भारतीय फौज में भर्ती होते हैं, और उनमें से भी ज़्यादातर जो है वो दक्षिण हरियाणा की तरफ इसमें ज़्यादा रुख आता है, या हमेशा दक्षिण हरियाणा तरफ के युवा इसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय भी किसके पास है? ओम प्रकाश यादव, जो कहाँ से है? नारनौल से। अगला लिखो श्रीमती कमलेश ढांडा। ठीक है, श्रीमती कमलेश ढांडा। तो कमलेश ढांडा जो है वो हरियाणा में अकेली महिला मंत्री है ना, महिला मंत्री एक ये कमलेश ढांडा। इनके पास कौन से मंत्रालय हैं? तो पहला तो जो महिला से रिलेटेड मंत्रालय है, महिला व अच्छा ये देखो कमलेश ढांडा भी किस पार्टी से? तो कमलेश ढांडा भी बीजेपी से है, ध्यान रखना आपको। कमलेश ढांडा भी किससे है? बीजेपी से। विधानसभा क्षेत्र इनका कलायत, कलायत कहाँ पड़ता है? कैथल में, कलायत पड़ता है कैथल में। ठीक है, इनके पास एक तो है महिला व बाल विकास मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, और दूसरा मंत्रालय इनके पास अभिलेखागार मंत्रालय, अभिलेखागार मंत्रालय। तो ये दोनों मंत्रालय इन्हीं के पास है। एक तो महिला व बाल विकास मंत्रालय और दूसरा है अभिलेखागार मंत्रालय, जिनका इनके पास स्वतंत्र कार्यभार है, आपको ध्यान रखना है। अगले जो मंत्री हैं वो है अनूप धानक, 11 नंबर पे जो हैं वो है अनूप धानक। ठीक है, अनूप धानक जो है वो मंत्री कहाँ से है?
एक तो ये बीजेपी पार्टी के नहीं है, ये है जेजेपी पार्टी के, जननायक जनता पार्टी। जेजेपी से दो ही थी ना, एक तो उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला और दूसरे अनूप धानक है जो जेजेपी पार्टी के हैं। इनके पास जो इनकी विधानसभा क्षेत्र है उकलाना, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो इनका विधानसभा क्षेत्र है उकलाना, ठीक है, आरक्षित सीट है, आपको पता है। इसके अलावा 17 आरक्षित सीटें थी, मैंने ये आपको बताया था। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, तो एक तो इनके पास मंत्रालय है पुरातत्व व संग्रहालय मंत्रालय, एक तो कौन सा है, पुरातत्व व संग्रहालय मंत्रालय, एक तो ये है, और दूसरा है श्रम व रोजगार मंत्रालय, और ये आपने पहले भी पढ़ा है, दुष्यंत चौटाला के पास भी था ये, तो ये डिप्टी सीएम के साथ संयुक्त रूप से है। ये श्रम व रोजगार मंत्रालय है, ये डिप्टी सीएम के साथ संयुक्त रूप से है, मतलब मुख्यमंत्री के पास भी ये है और इनके पास भी ये है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अंतिम बचते हैं संदीप सिंह, 12 नंबर पे अंतिम बचते हैं संदीप सिंह, अंतिम है संदीप सिंह। संदीप सिंह कहाँ से विधायक है, तो ध्यान रखना संदीप सिंह विधायक है पेहवा से, और पेहवा पड़ता है कुरुक्षेत्र में। कहाँ से विधायक है, पेहवा, और पेहवा कहाँ पड़ता है, तो पेहवा पड़ता है भाई कुरुक्षेत्र में, और ये भी बीजेपी पार्टी से हैं, ध्यान रखोगे। और संदीप सिंह खिलाड़ी रहे हैं, तो आपको याद रखना है इनके पास एक तो है खेल व युवा मामले मंत्रालय, खेल व युवा मामले मंत्रालय, भाई ये खिलाड़ी हैं, तो एक तो ये इन्हीं से रिलेटेड मंत्रालय इनके पास है, खेल व युवा मामले मंत्रालय, और दूसरा इनके पास है मुद्रण व लेखन सामग्री मंत्रालय, लेखन सामग्री मंत्रालय, ठीक है। तो वर्तमान हरियाणा का जो कैबिनेट है या जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में टोटल 12 मंत्री हैं, और वो हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए कि भाई टोटल 90 विधायकों में से 12 को मंत्री का पद मिला, जिसमें बीजेपी, जेजेपी और इंडिपेंडेंट तीनों से मंत्री है, और कौन किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया, इनको 2-3 बार आप पढ़ोगे, एक दूसरे से रिलेट करके देखोगे तो आराम से याद हो जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको थोड़ा सा रिलेट करके आप चलोगे तो आपको ये चीज़ें आराम से याद रहेगी, ठीक है भाई। तो यहाँ तक कर लेना, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।